बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन के अंदर हम C5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिसेस की विंटर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। छोटा सा सवाल है, 6 मार्क की वेटेज इस सवाल की और टैक्सेशन ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेन करता है। इस तरह का सवाल या इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सवाल एनपीओ के टैक्सेशन के हवाले से आई के पास में भी पूछ चुका है। तो इस तरह का सवाल कोई यूनिक या कोई नया सवाल नहीं था, ये रिपीटेडली आई ने पहले भी पूछा है, इवन ये ईजियर वर्जन है। तो रीड करते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। For the purpose of this question, assume that the date today is 30th September 2025. Assume that the date today is 30th September 2025. Falai Atfal Foundation, established in the tax year 2023 and registered as a non-for-profit company under the Companies Act 2017, is committed to delivering basic education and healthcare facilities to the underprivileged children in the rural Sindh. तो हमारे पास एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट 2017 के तहत इनकॉर्पोरेट की गई है। फला अतफाल फाउंडेशन इसका नाम है। FAF टैक्स ईयर 2023 में ये फॉर्म्ड हुई है और ये बेसिक एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करती है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द FAF रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2025, यानी कि हमारा जो करंट ईयर है वो टैक्स ईयर 2025, ईयर एंड हमारा 30 जून 2025 है। अच्छा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की टैक्सेशन का अगर हम क्विकली कॉन्सेप्ट रिकैप करें तो इसको सेक्शन 100C के तहत एक 100% टैक्स क्रेडिट अलाउ होता है। सेक्शन 100C के 100% टैक्स क्रेडिट के लिए एक तो ये भी बताया गया है कि कौन कौन सी इनकम पे वो टैक्स क्रेडिट अलाउ होगा। सेकेंडली ये भी बताया कि उस इनकम को उस क्रेडिट की एलिजिबिलिटी की क्या क्या कंडीशंस हैं। मोटी मोटी कंडीशंस की बात करें तो एक उसमें से कंडीशंस ये हैं कि रिटर्न प्रॉपर्ली फाइल हो, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स प्रॉपर्ली फाइल्ड हो, विदहोल्डिंग पेमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्ली की गई हो, एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो टोटल रिसिट्स के 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस टोटल रिसिट्स के 15% से ज़्यादा है तो फिर 100% टैक्स क्रेडिट की एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती। लेकिन ये जो 15% एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की लिमिट है, ये दो केसेस में या दो सिनेरियोस में अप्लाई नहीं होगी। अगर तो एक एनपीओ की जो टोटल रिसिट्स है पूरे साल की वो 100 मिलियन से कम हो, या फिर एनपीओ अपने इनिशियल ऑपरेशंस अपने इनिशियल इनकॉर्पोरेशन की शुरू के 3 सालों में हो। अगर शुरू के 3 साल है एनपीओ के या एनपीओ की टोटल रिसिट्स 100 मिलियन से कम है तो ये फिर 15% वाली आपको लिमिट देखने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंगली 100C में कुछ कंडीशंस है और अगर कंडीशंस कंप्लाइड हो तो फिर एनपीओ की इनकम के अगेंस्ट जो भी टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट होती है उस पर हमें 100% टैक्स क्रेडिट मिल रहा होता है। फिर सरप्लस फंड की टैक्सेशन का भी कॉन्सेप्ट है कि वो फंड जो कि वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए खर्च ना किए गए और वो टोटल रिसिट्स की 25% से ज्यादा हो, उसे हम सरप्लस फंड कहते हैं। और अगर सरप्लस फंड अराइज हो तो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली 10% की टैक्सेशन अराइज होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो मुझे समझ आती है कि ये एनपीओ टैक्स ईयर 2023 में इनकॉर्पोरेट हुआ है और हमारा जो करंट ईयर है वो है टैक्स ईयर 2025, यानी कि 2023, 2024 एंड 2025। तो अभी एनपीओ को इनकॉर्पोरेट हुआ है, अभी एनपीओ को बने हुए 3 साल ही हुए हैं। चूंकि एनपीओ के ऑपरेशंस के 3 साल ही हुए हैं तो फॉर द टाइम भी इस साल हम 15% अपने मैनेजमेंट और एडमिन एक्सपेंसेस की लिमिटेशन वाली कंडीशंस को नहीं देखेंगे क्योंकि अभी विद इन 3 इयर्स ऑफ ऑपरेशन है। एनीवे, आगे कहता है ग्रांट डोनेशन और सब्सक्रिप्शन से इनकम हमारी 95 मिलियन, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 3 मिलियन। अच्छा, यहाँ थोड़ी वर्डिंग्स पे ध्यान दिएगा, अक्सर वो लिख देता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इसका मतलब है ये ऑलरेडी नेट ऑफ एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पे रेंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, यानी कि यहाँ से अगर कुछ एक्सपेंसेस है तो हम माइनस करेंगे। अगर इनकम का लफ्ज होता तो फिर मैं समझता कि रेंट की अमाउंट से एक्सपेंसेस माइनस हुआ है। प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बिजनेस इनकम नेट ऑफ ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस, हमारे पास बिजनेस एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम है नेट ऑफ ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है FAF is in full compliance with all tax laws and regulations from its business income. FAF spends 60% on education and healthcare activities in Pakistan, which is included in project expense above. कहता है हमारे पास जो भी 20 की बिजनेस इनकम आई उसमें से 60% हमने पाकिस्तान में एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्टिविटीज में खर्च किया, जो कि प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस में जो 40 मिलियन का प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस आ रहा है उसमें 60% बिजनेस इनकम का जो खर्चा है, बिजनेस इनकम जो हमने कमाई है उसका 60% हमने पाकिस्तान की एजुकेशन और हेल्थ केयर एक्टिविटीज पे खर्च किया। रिक्वायरमेंट में कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ FAF फॉर द टैक्स ईयर 2025। हमें यहाँ पे इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। और एक नोट है, इग्नोर मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113 एंड ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स। तो हमें यहाँ पे टर्नओवर टैक्स और ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है, यानी कि जो भी कंपनी की कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी का जो कॉर्पोरेट रेट है बस हम कॉर्पोरेट रेट से लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली टैक्स क्रेडिट वर्कआउट करेंगे।
तो चलते थोड़ी सी कैलकुलेशंस वगैरह परफॉर्म करते हैं। हमारे पास विंटर 2024 की अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले अगर मैं मोटी मोटी वर्किंग देखूं कि हमारे पास इनकम में क्या क्या चीज़ें हैं और एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीज़ें हैं। इनकम में हमारे पास ग्रांट, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन है, दैट इज 95 मिलियन। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, दैट इज 3 मिलियन। बेसिकली अभी फिलहाल मैं सवाल ही कॉपी कर रहा हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, दैट इज 2 मिलियन। और इनकम फ्रॉम बिजनेस नेट ऑफ ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, दैट इज 20 मिलियन। तो हमारे पास टोटल जो रिसिट्स हैं या जो टोटल हमारी इनकम है दैट इज 120 मिलियन। फिर इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंडिचर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं 32 और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस है 40। तो ये आ जाएंगे 32 और 40। ये मैंने सवाल का सिर्फ डाटा भी कॉपी किया, अभी मैंने कोई लॉ वगैरह के प्रोविजन अप्लाई नहीं किए। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा ऑर्डिनेंस में सेक्शन 100C ओपन करूं तो सेक्शन 100C में है कि जो भी पर्सन इस सेक्शन के तहत टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल होंगे उनको 100% का टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स एंड फाइनल टैक्स। फिर हमारे पास पूरी लिस्टिंग आ रही है कि सबसेक्शन 2 में कि कौन कौन लोगों को कौन कौन सी इनकम से क्रेडिट मिल रहा होगा। सबसेक्शन 3 में आ रहा है कि कौन कौन सी इनकम क्रेडिट के लिए एलिजिबल होगी। तो इनकम फ्रॉम डोनेशन, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन और सब्सक्रिप्शन पे तो क्रेडिट मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी इनकम यानी कि रेंटल इनकम पे भी क्रेडिट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जो इनकम आएगी उस पर भी क्रेडिट मिलेगा। तो हमारे पास इस सवाल में भी जो ग्रांट, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन की इनकम है, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इन तीनों इनकम पे तो हमें 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लेकिन फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस के बारे में है कि सो मच ऑफ द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एज इज एक्सपेंडेड इन पाकिस्तान फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट द वेलफेयर एक्टिविटीज। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस के केस में उस हद तक हमें डिडक्शन मिलेगी, उस हद तक हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा जिस हद तक खर्चा पाकिस्तान में हुआ फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग आउट वेलफेयर एक्टिविटीज। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस के केस में सिर्फ उस हद तक इनकम के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल होगा जितना इनकम का प्रोपोर्शन है टुवर्ड्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इनकम। अब टुवर्ड्स द एग्रीगेट ऑफ द ऑल इनकम का प्रोपोर्शन, इसका क्या मतलब है? थोड़ा सा डिफिकल्ट से प्रोवाइजो, लेकिन हमने अपनी रेगुलर क्लासेस में भी इसको कवर किया और हम इस सवाल के अंदर भी इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, फिर क्रेडिट क्लेम करने के लिए उस कंडीशंस हैं कि रिटर्न फाइल हो, प्रॉपर विदहोल्डिंग्स हो, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल की हो और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 15% ऑफ द टोटल रिसिट से एक्सीड ना करें। तो अगर हम एडमिन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंस डिवाइडेड बाय टोटल रिसिट्स देखें तो ये कितना आ रहा है? 32 डिवाइडेड बाय 120, 32 डिवाइडेड बाय 120 तो यार है 26.67 यानी कि हमने इस कंडीशन का ब्रीच कर दिया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 15% ऑफ द टोटल रिसिट से एक्सीड कर रही है। लेकिन फिर क्लॉज डी के साथ ही लॉ में एक प्रोवाइजो भी है कि क्लॉज डी अप्लाई नहीं होगा अगर तो आपका एनपीओ की जो ऑपरेशंस हैं वो फर्स्ट टाइम विद इन द लास्ट 3 ईयर्स स्टार्ट हुए, यानी कि शुरू के 3 सालों में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, या फिर आपकी जो टोटल पूरे साल के रिसिट्स हैं वो 100 मिलियन से कम हो। तो हमारी रिसिट्स तो मेरा खाली 100 मिलियन से ज़्यादा है, हमारी रिसिट्स तो 120 मिलियन से ज़्यादा है। लेकिन चूंकि charitable and welfare activities of the NPO have commenced for the first time within the last 3 years, since मैं ये बात यहाँ लिख देता हूँ कि since charitable and welfare activities of the non-profit organization have commenced for the first time within the last 3 years, therefore it is eligible for tax credit under section 100C even though its admin and management expenses exceeds 15% of the total receipts। तो मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए या एग्जामिनर को कम्युनिकेट करने के लिए बता दिया कि चूंकि ये एनपीओ अभी शुरू के 3 साल है उसके ऑपरेशंस के, तो यहाँ पे 100C की क्रेडिट की एलिजिबिलिटी बन जाएगी स्टिल कि हमारा जो एडमिन एक्सपेंसेस है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है वो टोटल एसेट्स के 15% से एक्सीड करेगी। अच्छा, फिर यहाँ पर अगर हम सरप्लस फंड कैलकुलेट करें कि सरप्लस फंड्स कितना है,
तो सरप्लस फंड से हमारे 120 माइनस 72, तो सरप्लस फंड है हमारे पास 48। और अगर हम सरप्लस फंड परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स देखें कि सरप्लस फंड टोटल एसेट्स का कितना परसेंट है, तो सरप्लस फंड टोटल एसेट्स का 40% है। सरप्लस फंड टोटल एसेट्स का 40%। तो चूंकि हमारे पास जो सरप्लस फंड है वो टोटल एसेट्स का 40% है, पहले मैंने सरप्लस फंड कैलकुलेट किया टोटल एसेट्स माइनस एक्सपेंसेस, और फिर जो भी सरप्लस फंड्स आए इसे डिवाइड किया टोटल एसेट्स से, तो ये 40% आ रहा है। तो सिंस द सरप्लस फंड exceeds 25% of the total receipts, therefore taxation of surplus fund would be applicable, या surplus fund would be subject to taxation, surplus fund would be subject to taxation। सर सरप्लस फंड वाली बात कहाँ लिखी है? सरप्लस फंड वाली बात भी इसी सेक्शन में आगे लिखी है कि पहले तो ये बताया कि सबसेक्शन 6 में सरप्लस फंड को डिफाइन किया है कि वो पैसा जो कि चैरिटेबल और वेलफेयर पर्पस के लिए इस्तेमाल ना हुआ, जो कि डोनेशन वगैरह के तौर पे रिसीव हुआ, जो कि 25% ऑफ द टोटल एसेट से ज़्यादा है और वो रिस्ट्रिक्टेड फंड का पार्ट नहीं है, तो जो भी हमारे सरप्लस फंड हैं उसके ऊपर 10% से टैक्स अप्लाई हो जाता है। तो मैंने मोटा मोटा सवाल का आपके सामने पहले तो पोस्टमार्टम कर दिया कि हमने एडमिन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस वाली लिमिट देखी, वो लिमिट ब्रीच हो रही है, लेकिन चूंकि एनपीओ विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ द स्टार्टिंग 3 ईयर्स है तो स्टिल हमें टैक्स क्रेडिट एलिजिबल होगा। सरप्लस फंड का अमाउंट कैलकुलेट किया क्योंकि ये टोटल एसेट्स के 25% से ज़्यादा, तो यहाँ पे सरप्लस फंड की टैक्सेशन भी होगी। अब हम आते हैं अपने एनपीओ की टैक्सेशन की तरफ। तो हमारे पास इस एनपीओ का नाम है फला अतफाल फाउंडेशन, टैक्स ईयर 2025। इनकम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, पास्ट पेपर के अगर आप सॉल्यूशंस देखेंगे थोड़ी आई कैप डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट करता रहा है कि कभी वो डोनेशन ग्रांट्स और सब्सक्रिप्शंस को इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखा देता है, कभी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखा देता है। मेरा ख्याल है कि एक एनपीओ तो बनी ही डोनेशन सब्सक्रिप्शन वगैरह रिसीव करने के लिए, तो इसकी इनकम की बेहतर क्लासिफिकेशन ये है कि आप इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में प्रेजेंट करें। अगर आप पिछले 10-12 अटैम्प्ट के एनपीओ के टैक्सेशन के आईकेप के सवाल देखेंगे तो कुछ अटैम्प्ट में आपको ग्रांट की जो क्लासिफिकेशन है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में नजर आएगी, कुछ अटैम्प्ट में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नजर आएगी। मेरे हिसाब से एक एनपीओ तो बनती ही डोनेशन ग्रांट और सब्सक्रिप्शन रिसीव करने के लिए है, तो बेहतर है कि इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में ही दिखाया जाए। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में दिखाएंगे। प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ही बिजनेस होता है इंटरेस्ट इनकम कमाना, तो इनके लिए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस होती है। लेकिन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अलावा बाकी जितनी कंपनीज इंटरेस्ट इनकम वगैरह कमाती है उसके लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होना चाहिए। और कुछ हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस है जो कि डायरेक्टली गिवन है, तो ये आ जाएगा 95 और ये आ जाएगा 20। अच्छा, फिर इससे हमारे पास जो एडमिन एक्सपेंसेस प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस थे इसे हम माइनस कर देंगे, तो वो कितने हैं 32 और 40। तो हमारे पास नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी 43, नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी 43। अच्छा, नेट में हमने यहाँ पे तो नेट कैलकुलेट किया, लेकिन एक्चुअली जो हमारा बिजनेस इनकम है वो 20 है, और मैंने ये डोनेशन ग्रांट सब्सक्रिप्शन की इनकम को यहाँ इनकम फ्रॉम बिजनेस में दिखाया। या आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि आप इसको यूँ प्रेजेंट कर दें, ठीक है। एक हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस में हमने ग्रांट से एडमिनिस्ट्रेटिव फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस और प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए, एक हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस अलग दिखा दी। रीजन भी कि ये सब्जेक्ट टू 100% टैक्स क्रेडिट होगा, लेकिन ये नॉट सब्जेक्ट टू या 100% ऑफ द इनकम इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट। 100% इनकम के अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, कुछ इनकम के अगेंस्ट मिलेगा। कैसा है वो मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद फिर हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारे पास रेंट इनकम है, रेंट अमाउंट है दैट इज 3 मिलियन। इससे हम लेस कर देंगे रिपेयर अलाउंस जो कि लॉ में एक स्टैट्यूटरी डिडक्शन है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के केस में, दैट इज 1/5 ऑफ द रेंट। तो 1/5 ऑफ द रेंट हमारा रिपेयर अलाउंस माइनस होगा, तो हमारे पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का नेट अमाउंट आ जाएगा दैट इज 2.4। तीसरा हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, दैट इज प्रॉफिट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
तो इन सब का टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी और ये हमारी टैक्सेबल इनकम भी बन जाएगी। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये हमारी टोटल इनकम है, ये हमारी टैक्सेबल इनकम है। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। अच्छा, मैं इसका आईकेप का सोल्यूशन भी देख रहा था इस सवाल को सॉल्व करने से पहले, यार इस सवाल को रिकॉर्ड करने से पहले। तो आईकेप ने इस पे स्मॉल कंपनी का रेट लगाया हुआ है, यानी कि 29% की जगह यहाँ पे टैक्सेशन 20% से की है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप सवाल को रीड करें तो सवाल को पढ़कर कहीं से भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये स्मॉल कंपनी है। तो अभी तो मैंने पूरा पेपर ये रीड नहीं किया या पूरा पेपर अभी सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, तो उसके अंदर बेतहाशा गलतियां थी जो आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा। तो आई डोंट नो कि आगे इस सवालों में, आगे वाले सवालों के सोल्यूशंस में क्या चीज़ आएंगी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2A के सोल्यूशन को भी मैं देख रहा था, तो वहाँ पे आईकेप ने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल कंपनी का रेट लगाया। हालांकि सवाल में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट, कि ये स्मॉल कंपनी है। तो जब सवाल में ऐसी कोई बात की ही नहीं तो खुद से इस तरह की बात अज्यूम कर लेना कि ये स्मॉल कंपनी है, मेरे हिसाब से ये रीजनेबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं टैक्स और टैक्सेबल इनकम 29% से ही कैलकुलेट करता हूँ, तो 47.4 का 29%। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास टैक्स ऑन सरप्लस फंड्स भी आएगा एट द रेट ऑफ 10%, और ये हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारे सरप्लस फंड्स थे 48 का 10%, 48 का 10% मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मैं लिख भी देता हूँ। इसके बाद फिर हम, ये हमारे पास टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। इसके बाद फिर हम लेस करेंगे लेस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C वर्किंग 1। ये थोड़ी सी एक अहम वर्किंग है, इसको यहाँ देखिएगा। देखिए, हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक तो नेट फ्रॉम ग्रांट एंड डोनेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये 4 इनकम है इस सवाल में, 23, 20, 2.4 और 2, और इन सब का टोटल कितना है 47.4। अब जो नेट इनकम फ्रॉम ग्रांट एंड सब्सक्रिप्शन है, ये सब्जेक्ट टू 100% टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम है, ये भी सब्जेक्ट टू 100% टैक्स क्रेडिट है। जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इनकम ऑन फेडरल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये भी 100% सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट है। लेकिन ये जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है ना 20 की, इसका हमें एक प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना पड़ता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में से कितनी इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट होगी और कितनी इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट नहीं होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम 20 का ही रेशियो निकालेंगे आउट ऑफ द टोटल इनकम, 20 का ही टोटल रेशियो निकालेंगे आउट ऑफ द टोटल इनकम। तो ये आ जाएगा हमारा 0.42, यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाय दिस रेशियो, इतनी इनकम हमारी एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। कि हमने पहले सारी नेट इनकम्स प्लॉट कर दी, फिर हमने देखा कि हमारी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है इसका रेशियो टुवर्ड्स दी टोटल इनकम कितना है, तो ये आ गया 42%। रेशियो ऑफ IFB टू ऑल इनकम, एंड दिस IFB सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 100C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखें, हमारे पास जो टोटल टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट हुई है हमारी टैक्सेबल इनकम पे, वो कितनी है 13.75। ये बेसिकली टैक्स लायबिलिटी किस तरह से वर्कआउट हुई है कि हमने 47.4 का ही 29% ले लिया। अब अगर मैंने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है तो इस इनकम पे मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इस इनकम पे मुझे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इस इनकम पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, और इस 20 में से सिर्फ 8.44 पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, पूरी 20 पे नहीं मिलेगा। इस 20 में से सिर्फ 8.44 की इनकम पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा, पूरी 20 की इनकम फ्रॉम बिजनेस पे नहीं मिलेगा। तो मैं टैक्स क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करूंगा कि 13.35
मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 2.4 प्लस 2 प्लस 8.44 डिवाइडेड बाय 47.4 डिवाइडेड बाय 47.4। देखो मैंने क्या करा, मैंने करा कि 13.75 की टैक्स लायबिलिटी ली, इसे ये 13.75 की जो टैक्स लायबिलिटी है ये हमने पूरी टैक्सेबल इनकम पे कैलकुलेट किया, इसे मल्टीप्लाई किया उन इनकम से जो कि एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट है और डिवाइड कर दिया टोटल इनकम से। तो न्यूमिनेटर में मैंने क्या रखा, 23 की नेट इनकम फ्रॉम ग्रांट, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इनकम फ्रॉम बिजनेस की इनकम का वो रेशियो या वो हिस्सा जो कि सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट होगा। तो हमारे पास टैक्स क्रेडिट आ गया 10.39। इसको हम प्रॉपर्ली एग्जामिनर को बता देंगे कि हमने कैलकुलेट कैसे किया है। ये हमने कैलकुलेट किया है 13.75 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 20 नहीं 23 प्लस 8.44 प्लस 2.4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 47.4। तो हमने सी वर्किंग भी दिखा दी। जो हमारी टैक्स लायबिलिटी थी इससे क्रेडिट माइनस कर देंगे 10.39, तो ये हमारे पास टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट आ जाएगी। और अगर आप देखें ना, थोड़ी कैलकुलेशन रीचेकिंग करना चाहें, बेसिकली जो टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट वर्कआउट हुई है ना, हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट कितनी है। देखिए 20 की इनकम फ्रॉम बिजनेस में से 8.4 पे तो आपका टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, तो 20 की इनकम में से अगर हम 8.4 माइनस कर दें तो इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट आ जाएगा। टैक्स ऑन 29%, इस पे कितना कैलकुलेट होगा, तो 11.56 पे 29% से टैक्स कैलकुलेट होगा 3.55। और इसी में अगर आप टैक्स ऑन सरप्लस फंड्स ऐड कर दें वो कितना था हमारा 4.8। तो इन दोनों का टोटल आपकी टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट ही बनेगी, जो हमने टोटल टैक्स लायबिलिटी से क्रेडिट माइनस करने के बाद। तो मैं सिर्फ चेक करने के लिए आपको बता रहा था कि अगर मैं वो इनकम लूँ, इनकम फ्रॉम बिजनेस की जिस पे टैक्स क्रेडिट नहीं है, उस पर 29% कैलकुलेट करूँ और टैक्स ऑन सरप्लस फंड ऐड करूँ तो हमारे पास यही नंबर बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज की इस गुफ्तगू को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।